सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। कल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज 12 तारीख को शाम 5 बजे से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जिन जिन लोगों ने खरीदे हैं वो सारी जानकारी देनी होगी इलेक्शन कमीशन को। वो 15 मार्च को सार्वजनिक की जाएगी। इस बड़ी ऐतिहासिक खबर को दबाने के लिए कल शाम को ही इस देश की मोदी सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि हम आज से ही CAA नागरिकता संशोधन कानून लागू कर रहे हैं, उसको गैजेट में प्रकाशित कर रहे हैं। ये कानून आते ही जो सांप्रदायिक दिहाड़ीबाज हैं, गोडसेवादी हैं, भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना षड्यंत्र शुरू कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जो फटकार लगाई थी, एक ऐतिहासिक फैसला इस देश की स्वायत्त संस्थाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दिया था, उसको दबा दिया गया और ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदू मुसलमान टॉपिक को फिर से ज्वलंत करने के लिए CAA की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। एक एक चीज़ अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कानून को लाने का इस वक्त पर इनका मकसद क्या है, इस कानून से मुसलमानों को क्या खतरा है, इस कानून से CAA और NRC को जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, और जो सांप्रदायिक दंगेबाज हैं उनके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है कि चुनाव से पहले फिर से एक और शाहीन बाग कैसे तैयार करना है। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये कानून जो लाया गया है 2019 में, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है। 5 साल बाद अब इस समय पर चुनाव से ऐन वक्त पहले इस कानून को लाया जा रहा है, तो समझ लीजिए मोदी सरकार की हालत पतली है। इनको पता चल गया है कि समाज तुम्हारे धर्म के चश्मे से, तुम्हारे जुमलेबाजी से परेशान हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट अपनी रीढ़ दिखा चुका है। आचार संहिता लगते ही सारी स्वायत्त संस्थाएं तुम्हारे ऑर्डर मानने बंद कर देंगी। EVM को लेकर जो खेला करने की तैयारी चल रही थी, EVM में सेटिंग 400 पार की हम कर देंगे, उसी के अनुकूल माहौल बनाने की जो कोशिशें थी, सुप्रीम कोर्ट के एक एक ऑर्डर आने के बाद वो माहौल धराशायी हो गया। इनको लगने लगा है कि अगर EVM से तुम जीत गए और माहौल उसके अनुकूल चुनाव से पहले नहीं बना पाए, तो देश की जनता सड़क पर उतर आएगी और तुम्हें आईना दिखाएगी। इस देश का सुप्रीम कोर्ट सारे EVM की गिनती करवा लेगा, उनकी जांच करवा लेगा, वीवीपैट का मिलान करवा लेगा, और तुम्हारी कुर्सी तो दूर, तुम्हारी ज़िंदगी जो बची है वो जेल में सड़ेगी। इसलिए थर्रा रहे हैं, और जब जब ये थर्राते हैं, ताराशाह को जब जब डर होता है इनकी कुर्सी इनके नीचे से खिसकने का भय इनके मन में होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाते हैं। दंगे करवाने के लिए पहले कुछ न कुछ बहाना तो चाहिए। अभी दिल्ली में जिस तरह से नमाजियों को लात मारी गई थी सजदा करते हुए दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के द्वारा, उसको भी बहुत ज़्यादा तरीके से उछाला गया। उसी को सब्सटेनेट करते हुए, उसी में कुछ और ऐड करते हुए अब ये मुद्दा ला दिया गया है। मैं सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहा हूं। भाई साहब, इस नागरिकता बिल को लेकर मुसलमानों को इतना बुरा भला कहा जा रहा है कि सुनने वाले के कानों में भी दर्द होने लग जाए। पूरी प्लानिंग अभी से तैयार होने लगी है कि किस तरीके से कुछ लोगों को एक जगह बैठाया जाए, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जाए, आम मुसलमानों को उस आंदोलन में शामिल करवाया जाए, और उसके बाद मुसलमानों के प्रति हिंदुओं में घृणा पैदा की जाए, दंगे करवाए जाए और इनके राजनीतिक अनुकूल माहौल बनाया जाए। मुद्दा मसला आज के दिन सबसे भारी संख्या में भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी के सामने जो खड़ा हुआ है वो ये है कि 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन उसके अनुकूल माहौल नहीं बन पा रहा है। तो उस माहौल को बनाने के लिए चुनाव से ऐन पहले CAA का नोटिफिकेशन जारी करके इसको लागू कर दिया गया है। CAA क्या कहता है भाई साहब? क्या इस कानून के लागू होने से मुसलमानों को कोई खतरा है? इस कानून के लागू होने से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। आसपास के हमारे जो 3 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इन देशों में जो माइनॉरिटी हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, इनको हमारे देश की नागरिकता दे दी जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर हमारे देश में रह रहे हैं। ये कानून स्पष्ट तौर पर कहता है कि 6 जो माइनॉरिटीज़ हैं इन देशों से आई हुई, उनको हम नागरिकता देंगे। तो इससे मुसलमानों को क्या कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन
मुसलमान शब्द इनके कानून में होना चाहिए, तभी ध्रुवीकरण होगा, तभी हिंदुओं में इनके प्रति, मुसलमानों के प्रति ईर्ष्या होगी और इनकी वोट बैंक की राजनीति सधेगी। ये शुरुआत है, इस समय पर लाने के लिए शुरुआत है, क्योंकि इनका आखिरी पैतरा चुनाव जीतने के लिए, माहौल बनाने के लिए ध्रुवीकरण ही होता है, दंगेबाजी ही होती है। तो मुसलमानों को सीए से कोई खतरा नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सीए लाए हैं तो बाद में एनआरसी भी लाएंगे। बिल्कुल ये लोग ला सकते हैं एनआरसी, सीए ले आए तो एनआरसी को कौन रोक सकता है भाई साहब। लेकिन अगर एनआरसी आती है तो उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हिंदुओं के ऊपर पड़ेगा। जो जितनी ज़्यादा संख्या में है उनके रिकॉर्ड उतने ही कम उनके पास मिलेंगे। गरीब लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में हो, हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सिख में, ईसाई में हो, घुमंतू लोग जो हैं, आदिवासी लोग जो हैं, उनके पास 1971 के पहले रिहायशी के कागजात कहाँ से आएंगे। असम में इन्होंने ट्रायल करके देख लिया, खुद भारतीय जनता पार्टी वालों ने, वहाँ बड़ी संख्या में हिंदुओं के पास ही कागजात नहीं मिले। तो इससे भी मुस्लिम बिल्कुल भयभीत न हो कि एनआरसी के साथ ये सीए के साथ साथ ये एनआरसी ले आएंगे तो हमारे लिए पर्टिकुलरली इन लोगों का कोई इस तरह का षड्यंत्र है कि चुपके से देश से बाहर भगा देंगे। इनकी ऐसी औकात नहीं है कि इस देश के अल्पसंख्यकों को ये देश से बाहर करके उनकी नागरिकता छीन ले। ये हिंदू ही इनके सर को फोड़ देंगे, उससे पहले चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीए और एनआरसी ये अपने माहौल करने के लिए लाए हैं, उस बात को समझना है। ये लोग दंगा करवाएंगे, ये लोग फर्जी मुसलमानों को एक जगह बैठाएंगे, कुछ फर्जी वीडियो लेकर आएंगे, उनमें डॉक्टर्ड ऑडियो डालेंगे, जिससे इस देश के मुसलमानों को भड़काया जा सके, हिंदुओं को भड़काया जा सके और शाहीन बाग जैसा माहौल फिर से तैयार किया जा सके। विपक्ष ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। विपक्ष कह रहा है कि इस देश के जो नागरिक ऑलरेडी हैं उनके लिए तो आप शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, रोज़गार की व्यवस्था कीजिए, बिजली, पानी, अच्छी पढ़ाई और चारों तरफ जो एम्यूनिटीज़ होती हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़, कम से कम मोदी जी वो तो प्रोवाइड कर दीजिए। दूसरे देश के नागरिकों को आप यहाँ पर लाकर सुविधा देने की बात कर रहे हैं, सीए ला रहे हैं, एनआरसी की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए भाई साहब, इस देश के कितनी बड़ी संख्या में लोग नागरिकता छोड़कर चले गए। कितना, एक आंकड़ा भी है मेरे पास, मैं स्पष्ट तौर पे बता सकता हूँ कि पिछले 10 साल में 13,75,293 लोग इस देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। और अब जिस सीए कानून के तहत ये नागरिकता देने की बात कर रहे हैं तो मुश्किल से 1 लाख लोग होंगे जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। 1 लाख को नागरिकता दोगे, 13,75,000 बाहर चले गए इस देश की नागरिकता को छोड़ करके। क्यों चले गए? क्योंकि उनकी योग्यता के अनुसार आपने उनको रोज़गार नहीं दिया, उनकी सर्वांगीण सबके साथ मिलकर चलने की जो दिमागी सोच थी उनके अनुसार आपने माहौल नहीं दिया। आपने इस देश के लोगों में जहर भरने की कोशिश की। सबको साथ लेकर आगे की तरफ अग्रसर होने की जो भावनाएं होती है, सहनशीलता जो होती है, उसको आपने ख़त्म किया। इसके चलते वो लोग अच्छे देशों में जाकर, जो वेल एजुकेटेड है, वहाँ पर जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी भी कर रहे हैं और वहीं पर उन्होंने अपने रिहाइश बना ली है। अपनी मातृभूमि को कोई ऐसे ही नहीं छोड़ता है। बहुत तो दर्द होता है सीने में जब इस देश को छोड़कर कोई दूसरे देश में जाकर बसता है तो। और इतनी भारी संख्या में लोग, असल चेहरा तो मोदी जी का यहीं बेनकाब हो जाता है। तो ध्यान रखना है सबको, ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को इससे कोई भी खतरा नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि माहौल बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। विपक्ष तो लगातार कह रहा है, अरविंद केजरीवाल ने भी आवाज़ उठा दी, तेजस्वी ने भी, अखिलेश ने भी, मौर्य साहब है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी आवाज़ उठा दी कि देखिए तुम्हारा मकसद सिर्फ गरीबों को कुचलना है, मुसलमानों को उनसे नागरिकता छीनकर ध्रुवीकरण करना है। ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर विपक्ष ने स्पष्ट तौर पर बता दी, क्योंकि इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। अगर सीए के बाद एनआरसी आता है तो इसमें गरीब लोग ही फंसेंगे, उनके पास कागजात नहीं होंगे। तो इस मुद्दे को भुनाया जाएगा, इसके सहारे भड़काया जाएगा, ईर्ष्या पैदा की जाएगी और दंगे कराए जाएंगे। तैयारी किस स्तर पर होने लगी है वो एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। शाहीन बाग में पुलिस का मार्च होने लगा है। केरल के कोझिकोड में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज वहाँ पर किया गया है। और जो सांप्रदायिक दिहाड़ीबाज है और गोदी मीडिया वाले हैं वो चिल्ला कर कह रहे हैं कि मोदी जी ने गारंटी जो थी अपनी पूरी कर दी है, सीए की एक और गारंटी पैदा कर दी है। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो पूछ रहे हैं
कि हर साल जो 2 करोड़ रोज़गार देने की गारंटी थी उसका क्या हुआ, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की जो गारंटी थी उसका क्या हुआ, बुलेट ट्रेन की गारंटी का क्या हुआ, किसानों की आय दोगुनी होनी थी उसका क्या हुआ, महिलाओं को न्याय देना था उसका क्या हुआ, ये तमाम जो जुमलेबाजी फेंकी गई थी इनकी सारी गारंटी एक्सपायर हो गई है। लेकिन ध्रुवीकरण को लेकर, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाने को लेकर जितनी भी गारंटी हैं वो पूरी हो रही हैं। राम मंदिर की गारंटी पूरी हो गई, शादी ब्याह के एक कानून की गारंटी पूरी हो गई, 3 तलाक की गारंटी पूरी हो गई। हालांकि सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपनी अपनी जगह है, उनके ऊपर चर्चा भी की गई है, लेकिन इनकी परिधि, इनकी सोच की परिधि हिंदू मुस्लिम के किनारे ही घूमती है। एक एक करके बताऊंगा लोग किस तरह से माहौल ख़राब करने में इनके जो पिट्ठू हैं वो जुट गए हैं, किस तरीके से। अब देखिए मिस्टर सिन्हा ने क्या लिखा, मज़ा आ जाए अगर मोदी जी इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित करके बाकी सबकी वोटिंग राइट्स ही ख़त्म कर दें। हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो और हिंदुओं को ही रखो और बाकी सबके वोट देने के अधिकार को ही ख़त्म कर दो। ये संघवाद की सोच है। लेकिन इन संघियों ने जिन मुसलमानों को अपना जीजा बना रखा है उनका क्या होगा फिर? अब जो इन्होंने जीजा बना रखा उनकी तो फिक्र कर लो, उनसे भी नागरिकता छीनोगे क्या? इतनी ही सोच है, इतनी ही इनके दिमाग में कूट कूट कर जो गंदगी भरी हुई है वैसे ही मोमेंट पर टपाक से बाहर निकल कर आ जाती है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, हिंदुओं में ये बात पहुँचे कि देश तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, एकजुट होकर सरकार को दिखा दो, बाद में मोदी जी खुद कर देंगे। ये पूरी प्लानिंग है इस चुनाव से पहले देश को दंगों में झोंकने की। कपिल मिश्रा को तो जानते होंगे ना आप, शाहीन बाग के दंगों में पिछले चुनाव में क्या इनकी भूमिका रही थी, किस तरह से लोगों को, हिंदू मुसलमानों को दंगों के आग में झोंक दिया। और आप चुपके से निकल के, इनका केस भी अब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे के ऊपर चल रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इन्होंने क्या लिखा, CAA का स्वागत है, CAA विरोधी हिंसा में पूरा देश और ख़ास तौर पर दिल्ली को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। स्वाधीनता और विभाजन के बाद जो वादा अविभाजित भारत के हिंदुओं, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी नागरिकों के साथ किया गया था उसे आखिरकार मोदी सरकार ने पूरा किया। अभिनंदन और आभार मोदी जी का और अमित शाह जी का। कपिल मिश्रा जी को कौन नहीं जानता। ट्रंप के जाने तक तो हम वापस जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद DCP साहब आपकी भी हम नहीं सुनेंगे। और उसके बाद शाहीन बाग में जो पत्थरबाजी हुई, जो अफवाहें फैलाई गई और दंगे भड़के, हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए, ये बीच के किनारे से निकल गए। इनकी कुर्सी चमक गई, लोग मारे गए। आज भी भुगत रहे हैं वो लोग। दिल्ली दंगों के घाव अब भी लोगों के हरे हैं और ये फिर से भविष्यवाणी करने आ गए यहाँ पर कि दिल्ली ने बहुत सहा है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन किसकी बदौलत? सबको पता है इनकी क्या भूमिका थी। अजीत भारती ने लिखा, जब भारत के मुल्लों के लिए CAA में कुछ है ही नहीं तो ये जाहिल रो क्यों रहे हैं? जब हम कहते हैं पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि मिलाकर अखंड भारत बना देंगे तो भी रोते हैं। ये चाहते हैं कि वहाँ के मुसलमान भारत में आए और यहाँ से एक और हिस्सा काट कर कोई मुस्लिम देश बने। इसलिए इनको CAA में हिंदू नहीं चाहिए, बल्कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को शरण दें। वो लोग यहाँ बच्चा पैदा करेंगे, हिंदू टैक्स देकर उन्हें पालेगा। वहीं आतंकियों की संस्थाएं ऐसे लोगों की छाती पर बम बांधकर मरने के लिए इन्हें तैयार करेगी। इनकी व्यथा विचित्र भी है और घातक भी है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए इन लोगों के विचार से, इन लोगों की लेखनी से, इन लोगों के वीडियो मैसेजेज और ये लिखी हुई बातें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाएंगी तो इस देश के अंधभक्तों का दिमाग किस तरह से फिरेगा। वो एकदम से तैयार हो जाएंगे कि हाँ, अब तो मौका है हिंदू राष्ट्र बनाने का। इस मोदी साहब को दिखा देंगे कि हम आपके साथ हैं, और दिखाएंगे कैसे? वोट डालकर। यही राजनीति है। दंगे होंगे, लोगों के अंदर भय होगा। जितने ज़्यादा लोग मरते हैं दंगों में उतना ही ज़्यादा लोगों के अंदर भय होता है, और जितना ज़्यादा भय होता है उतना ही राजनीतिक फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी का होता है। तो आप सबको पता है राजनीति चमकाने के लिए तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितने मुकाम पर हम देख सके हैं। तो ये अब जो CAA बिल लाया गया है, इससे इस देश के मुसलमानों को सचेत हो जाना चाहिए। उनको ये दिमाग में बिल्कुल फिट बिठा लेना चाहिए कि CAA के बाद अगर NRC भी आता है तो उनको सड़क पर आकर प्रदर्शन करने से पहले हिंदू ही आ जाएंगे। वो ही इन सत्ताधीशों का, मोटा भाई और खोटा भाई का मुंह तोड़कर इनसे जवाब ले लेंगे। क्योंकि गरीब प्रजाति हर वर्ग में है, हर समुदाय में है, उनके पास कागजात नहीं है, घुमंतु लोग हैं, पता नहीं कहाँ क्या कागज़ हैं 1971 के पहले कि रिहायशी नहीं है। और रही बात चुनाव से पहले लाने की, तो माहौल नहीं है भाई साहब इनके पास। माहौल नहीं रहता है,
स्ट्रेटजी आगे तक की बना ली गई है कि किस प्रकार से कौन कौन सी सीटें कितनी मार्जिन के साथ जीतनी है। तो आखिर में इनके पास ध्रुवीकरण ही होता है, हिंदू मुस्लिम के दंगे ही होता है। तो एक एक कदम इस देश के असल देशभक्तों को चुनाव तक फूक फूक कर रखना है। कई मैसेज आएंगे, वीडियो आएंगी, भड़काने की कोशिश की जाएंगी, लेकिन सोचना है किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। लोगों को, अल्पसंख्यक जो है पड़ोसी देशों को, उनको नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के तहत लिंक भी जारी कर दिया गया है, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी होंगे। 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन्होंने शरणार्थ यहाँ पर इस देश में लिया था, वो लोग। एनआरसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो फ़र्क पड़ेगा उससे पहले हिंदू ही इनसे हिसाब ले लेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, चुनाव के समय पूरी कोशिश है इस देश को दंगों की आग में झोंकने की। आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।